अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तवारुस और इर्तिका इस सबक के दूसरे हिस्से में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम इस सबक के जिन अहम नुकात को समझने वाले हैं वो हैं इर्तिका, एवोल्यूशन, नज़रिए इर्तिका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और इर्तिका के सबूत, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आइए इर्तिका से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की। इर्तिका की तारीफ़ कुछ इस तरह से बयान की जा सकती है कि जानदारों की इम्तियाज़ी खसूसियात कई नस्लों तक तब्दीली के मराहिल से गुज़रने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है उसे इर्तिका कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी कायनात के वजूद में आने की वजह आसमान में एक ज़बरदस्त धमाका है जिसे बिग बैंग कहते हैं। इस बिग बैंग की वजह से ही मुख्तलिफ़ कहकशाएँ, सितारे, सैयारे और हमारा निज़ाम शमसी वजूद में आया है। हमारी ज़मीन जिस पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। हयाती ज़िंदगी के आगाज़ में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ होगा। फिर इस सादा माया से नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। फिर इनसे आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ नामियाती व गैर नामियाती सादा मुरक्कबात के मिलाप से बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा। इसके बाद अतराफ़ के कीमियाई माहौल से मिलकर इनकी तादाद बढ़ गई होगी। इन खलियात में फिर कुछ फ़र्क वाक़या हुआ होगा और कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह हुई होगी, जबकि जो जानदार अपने अतराफ़ के माहौल से हम आहंग ना हो सके यानी अपने माहौल के लिहाज से अपने आप को ना ढाल सके वो ख़त्म हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, फ़िलहाल ज़मीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में हैं। शक्ल और हालत के लिहाज से इनकी अपनी अपनी खुसूसियात हैं। हैवानात में खुर्दबीनी, यककलवी अमीबा और पैरामीशियम से लेकर देवहेकल वेल मछली तक इनकी वसत है। इसी तरह नबातात में यकखलवी क्लोरेला से बुलंद व बाला बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में ज़मीन पर दिखाई देती है। ज़मीन पर चारों तरफ ख़त इस्तवा यानी इक्वेटर से लेकर दोनों कुतुबैन यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिसे हम शुमाली कुतुब और जनूबी कुतुब कहते हैं तक जानदार नज़र आते हैं। हवा, पानी, ज़मीन, चट्टान हर जगह जानदार मौजूद हैं। कदीम ज़माने से ही इंसान को ये तजस्सुस रहा है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ या शुरुआत कैसे हुई होगी और इसमें इतना तनू या फ़र्क कहाँ से आया होगा। जानदारों की इब्तिदा और इनमें तरक्की पर आज तक मुख्तलिफ़ नज़रियात कायम किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए ऐसा ही एक नज़रिया जिसे नज़रिया इर्तिका, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समंदर में पैदा हुआ। तवील मुद्दत के बाद यानी काफ़ी अरसे बाद इस मादे से यकखलवी जानदार की पैदाइश हुई। इस यकखलवी जानदार में मरहलेवार तब्दीली हुई जिसके नतीजे में बड़े और कवी जानदार वजूद में आए। ये तमाम तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती रही। इस तरक्की व तब्दीली का वक्फ़ा तकरीबन 300 करोड़ साल पर मुहित है। जानदारों में ये तब्दीली व तरक्की हमाजहत और हमासिमती होती रही और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए। इसलिए इन तमाम अफ़आल को मरहलावार तरक्की या इर्तिका कहते हैं जो मुनज़्ज़म इर्तिका है। मुख्तलिफ़ तश्कीली व अफ़ाली खुसूसियात के हामिल
مورث سے نباتات اور حیوانات میں بتدریج ترقی ارتقاء کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہے ارتقاء کا نظریہ، جو کہ ایک اندازہ ہے کہ کس طرح زمین پر جانداروں کی شروعات ہوئی ہوگی اور پھر ان میں ارتقاء ہو کر آج کے جاندار، جن میں انسان بھی شامل ہے، وجود میں آئے ہوگے۔ لیکن اس نظریے کو تسلیم کرنے کے لیے ثبوت کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس، آئیے ارتقاء کے ثبوت، ایویڈنسز آف ایوولوشن کو دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ارتقاء کے ثبوت کو 6 نکات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بیرونی ڈھانچے کے لحاظ سے شکلیاتی ثبوت، مارفولوجیکل ایویڈنسز۔ نمبر 2، اندرونی ڈھانچے کے لحاظ سے تشریحی ثبوت، اناٹومیکل ایویڈنسز۔ نمبر 3، آثاری اعضاء، ویسٹیجیل آرگنز۔ نمبر 4، رقاصی ثبوت، پیلیونٹولوجیکل ایویڈنسز۔ نمبر 5، درمیانی کڑیاں، کنیکٹنگ لنکس۔ اور نمبر 6، جنینیاتی ثبوت، ایمبریولوجیکل ایویڈنسز۔ تو اسٹوڈنٹس، ارتقاء کے ان ثبوت کو ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں شکلیاتی ثبوت، مارفولوجیکل ایویڈنسز سے۔ اگر آپ ان حیوانات کے منہ کی بناوٹ، آنکھوں کا مقام، نتنے اور کان کی بناوٹ اور جسم پر گھنے بال وغیرہ کا مشاہدہ کریں تو ان میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی مورث سے ان کا ارتقاء ہوا ہے۔ جبکہ نباتات میں پتوں کی شکل، نظام رگیت، پتوں کی ترتیب اور ڈنٹھل وغیرہ میں یکساں خصوصیت نظر آتی ہے۔ ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نشوونما ایک جیسی ہے، اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی مورث سے ان کا ارتقاء ہوا ہے۔ دوسرا ثبوت، تشریحی ثبوت، اناٹومیکل ایویڈنسز۔ انسانی ہاتھ، بیل کا پیر، وھیل مچھلی کا زنفا اور چمگادڑ کا پنکھ، ان میں کوئی یکسانیت نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ان اعضاء کا جانداروں میں استعمال بھی مختلف ہے، اس لیے ان کی ساخت بھی الگ ہے، لیکن ہر ایک جاندار کے عضو میں ہڈیوں کی بناوٹ اور جوڑوں میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ یکسانیت ان کے آب و اجداد کے جیسی ہو سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی مورث سے ان سب کا ارتقاء ہوا ہے۔ تیسرا ثبوت، آثاری اعضاء، ویسٹیجیل آرگن۔ تیسرا ثبوت، آثاری اعضاء، ویسٹیجیل آرگن۔ آثاری اعضاء سے مراد ایسا عضو جو کسی ایک جاندار کے جسم میں فعال یعنی قابل استعمال ہوتا ہے تو کسی دوسرے جاندار کے جسم میں غیر فعال یعنی ناقابل استعمال ہوتا ہے، اسے آثاری اعضاء کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپینڈکس انسانی جسم میں ایک غیر فعال عضو ہے، لیکن یہی اپینڈکس گائے، بکری وغیرہ جیسے جگالی کرنے والے اور سیلولوز کو ہضم کرنے کی صلاحیت رکھنے والے جانداروں کے لیے فائدہ مند اور فعال عضو ہے۔ اسی طرح انسانوں میں کان کے غیر مستقل عضلات بندروں میں کان کو ہلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کان کے عضلات انسانوں میں آثاری اعضاء تو ہے، لیکن بندروں میں فعال عضو ہے۔ اس کے علاوہ دم غذا یعنی ریڑھ کی ہڈی کا آخری مہرہ، جسے ٹیل بون کہتے ہیں، عقل داڑھ، وزڈم ٹیتھ، جسم پر اگے بال وغیرہ کا انسانی جسم کے آثاری اعضاء میں شمار ہوتا ہے۔ ارتقاء کے رقاصی ثبوت، پیلیونٹولوجیکل ایویڈنسز۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ کروڑوں سال پہلے کون کون سے جاندار کا وجود تھا، یہ آج کس طرح بتا سکتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، یہ راز زمین کے سینے میں دفن ہے۔ سیلاب، زلزلے اور آتش فشاں جیسی آفتوں کی وجہ سے کثیر تعداد میں جاندار زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، اور ان جانداروں کے جسم کے باقیات اور نقوش زمین کی گہرائی میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ان باقیات کو ہی رکازات یا فوسلز کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ رکازات ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے اہم ثبوت فراہم کرتے ہیں۔
आतिश फिशा पहाड़ों से निकलने वाले लावे में भी कई जानदार कैद हो जाते हैं और इनके बाकियात और नकूश हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। इस तरह रकाज़ात बनने का अमल होता है। इर्तिका से मुताल्लिक तहकीक करने वालों के लिए ये रकाज़ात निहायत अहम होते हैं, क्योंकि इनकी मदद से कदीम ज़माने में पाए जाने वाले जानदारों की खुसूसियात का इल्म हासिल होता है। कार्बन डेटिंग तकनीक की मदद से रकाज़ात की हकीकी उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कशरे अर्ज़ की बनावट के मुताबिक अलग अलग गहराइयों में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों के रकाज़ात खुदाई के दौरान हासिल होते हैं। ज़मीन की इंतहाई गहराई में कदीम ज़माने के जानदारों के नकूश मिलते हैं, जबकि निस्बतन कम गहराई में हालिया दौर के जानदारों के रकाज़ात मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आइए इसे एक डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कशरे अर्ज़ की गहराई के मुताबिक सबसे निचली सतह पर गैर फ़िक्री हैवान जैसे कि तारा मछली और घोंगा जैसे जानदारों के रकाज़ात हासिल होते हैं। इससे ऊपरी सतह में आबी जानदार जैसे मछलियाँ वगैरह के रकाज़ात हासिल हुए हैं। इस सतह की ऊपरी सतह पर चंद एम्फीबियंस यानी जलथलीय हैवान के रकाज़ात हासिल हुए हैं। फिर इस सतह की ऊपरी सतह पर चंद रेंगने वाले हैवानात के रकाज़ात हासिल हुए हैं और कशरे अर्ज़ की सबसे ऊपरी सतह पर चंद पिस्तानिये और परिंदों के रकाज़ात हासिल हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये सतह है जिस पर गैर फ़िक्रिये और कुछ रेंगने वाले जलथलीय और मछलियों के रकाज़ात हासिल हुए हैं, उस ज़माने को कदीम जानदारों का ज़माना कहते हैं। इसी तरह जिस सतह पर रेंगने वाले जानदारों के रकाज़ात हासिल हुए हैं, उस ज़माने को दरमियानी जानदारों का ज़माना कहते हैं। और सबसे ऊपरी सतह जिस पर चंद परिंदे और पिस्तानियों के रकाज़ात हासिल हुए हैं, उस ज़माने को जदीद जानदारों का ज़माना कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन रकाज़ात का मुताला करने पर ये बात समझ में आती है कि सबसे निचली सतह पर सिर्फ़ गैर फ़िक्री हैवानात के रकाज़ात मिले, यानी उस वक्त सिर्फ़ गैर फ़िक्री हैवानात ही कुर्रे अर्ज़ पर होंगे। बाद में इन्हीं हैवानात से बिलतरतीब मछलियाँ, जलथलीय, रेंगने वाले, उड़ने वाले और पिस्तानिये हैवान का इर्तिका हुआ होगा। इर्तिका का अगला सबूत दरमियानी कड़ियाँ, कनेक्टिंग लिंक्स। कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रोह से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें दरमियानी कड़ियाँ कहते हैं। मिसाल के तौर पर पेरिपेटस। स्टूडेंट्स, पेरिपेटस में कवीउल बशा जिस्म, मोटी और नर्म जिल्द और पिछले पैरों जैसे आज़ा नज़र आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नलियाँ और खुला दौरान खून का निज़ाम भी दिखाई देता है। इसी सबब पेरिपेटस, एनालिडा और जोरदार पैर वाले इन दो जमातों के दरमियान एक कड़ी की हैसियत रखता है। इससे ये साबित होता है कि एनालिडा इस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों से ही जोरदार पैर वाले जानदारों का इर्तिका हुआ होगा। लंगफिश मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है, इसलिए ये हैवान पिस्तानिये से ताल्लुक़ रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात से और जलथलीय हैवानात मछलियों की जमात से इर्तिका पजीर होने की तरफ इशारा करता है। इसी तरह डकबिल प्लेटिपस नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, लेकिन पिस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पिस्तानिये हैवानात से अपने रिश्ते का इशारा देता है। इर्तिका का आखिरी सबूत जनीनियाती सबूत, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। माँ के जिस्म में बच्चे का मुताला जनीनियात, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है।
स्टूडेंट्स, यहाँ तस्वीर में आप मछली, सैलामेंडर, कछुआ, मुर्गी, खंजीर, गाय, खरगोश और इंसान के जनीन के मुख्तलिफ मराहिल को देख सकते हैं। अगर हम इन जनीन का तकाबुली जायज़ा लें तो इब्तदाई मरहलों में इन जनीन में बहुत ज़्यादा यकसानियत नज़र आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में ये ममासलत कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।